नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो मंच एक, तस्वीर एक और संदेश अनेक। दरअसल आज यूपी की राजधानी लखनऊ से ईद उल फितर के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लगातार सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक मंच पर दिखे। इस दौरान वो लोगों को ईद की बधाई देते हुए भी नजर आए और ये वही तस्वीर है जो आज लगातार सुबह से सियासत के केंद्र में रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव के बगल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है और ये तस्वीर कई मायनों में सियासी संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। तो वही दूसरी तरफ नेता ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि सियासत एक तरफ है लेकिन त्योहार में उनकी खुशी और लोगों के साथ रहना उनका एक तरफ है। तो इस तस्वीर में कई बड़े संदेश छिपे हैं, लेकिन फिलहाल आज ये जो तस्वीर लगातार सामने आई है इस पर वाकई लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जहां एक तरफ मंच पर नजर आए, उनके ठीक बगल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए और दानिश आजाद भी उनके बगल ही नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपस में एक संदेश तो दे रही है कि राजनीति में बयानबाजियां एक तरफ, राजनीति में लड़ाइयां एक तरफ, लेकिन जब त्योहार का मौका आता है तो जो हमारे प्रदेश के नेता, जो देश के नेता है, वो एक साथ एक मंच पर आकर लोगों को बधाइयां देते हैं। और वाकई जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत को वाकई अनेकता में एकता वाला देश यूं ही नहीं कहा जाता है। आज ये तस्वीर एक बार फिर से पुख्ता तौर पर ये संदेश दे रही है कि भारत वाकई गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है और अनेकता में एकता वाला देश भारत है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश यादव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, एक मंच थी, एक तस्वीर थी, लेकिन क्या कुछ सियासी संदेश आज यूपी की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आया जब एक मंच पर अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दानिश आजाद नजर आए। राजेश। बिल्कुल मुस्कान, कर बात करें आज के ईद की, बात सही है। देखिए, त्योहार ऐसा त्योहार है कि ये भारत में हमारे एक गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देता है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गंगा जमुनी की तहजीब हमारे देश की तहजीब है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इस गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देना सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज यह है कि आज जिस तरह से अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के साथ में ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक के साथ में अजय राय जी वहाँ मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि तीनों नेता एक मंच पे एक साथ दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जिस तरीके से हमारे देश में एक साथ भाईचारे को मिलाकर चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद का त्योहार मनाया जाता है, तो उसको देखते हुए आज जो है एक मंच पर तीनों नेता वहाँ पे मौजूद दिखाई दिए थे। जी बिल्कुल राजेश, ये वाकई तस्वीर आज सुबह से ही चर्चा के केंद्र में रही है। लेकिन आज जब मंच पर अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए, लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी, बधाई दी, तो क्या ये दोनों नेताओं के आपस में भी कोई बातचीत होती हुई कोई तस्वीर सामने आई है क्या? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए दोनों नेताओं की, दोनों क्या वहाँ पर तीन नेता थे, जी। तीनों नेताओं की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर नेता जो है अगर एक मंच पे एक साथ अगर बैठे हुए तो जाहिर सी बात है, चाहे विपक्ष पार्टी के हो चाहे एक पार्टी को हो। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जैसे कि चाहे जब भी विधानसभा सत्र चलता है या पार्लियामेंट चलता है, तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में भी हर पार्टी के नेता होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नेता जो है एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से घुले मिले होते हैं, क्योंकि साथ में उठना बैठना उनका रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से यहाँ भी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के साथ साथ में बात भी हुई। जो शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार को देखते हुए तीनों नेताओं से मुलाकात हुई और एक दूसरे को वहाँ पर ईद की बधाई भी देते हुए वहाँ पे मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए राजेश, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही पार्टी के बड़े नेता आज एक मंच पर नजर आए। लेकिन इस तस्वीर के जरिए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश हर एक पार्टियों के नेताओं द्वारा की गई है? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए संदेश देने की, तो बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से मतलब अगर पर्सनल पर्सनल चीजों को छोड़ दिया जाए और प्रोफेशनल तरीके से अगर बात की जाए,
तो प्रोफेशनल तरीके में चाहे किसी पार्टी के नेता हो, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए मिलते हैं, एक दूसरे पर तीखी तीरें छोड़ते हुए मिलते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लेकिन उसका संदेश जो है समाज में जो जनता में संदेश जाता है कि जनता कहती है कि देखिए एक तीनों नेता एक एक दूसरे पर एक दिन के पहले 2 दिन के पहले कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज ऐसे मौके पर ईद के मौके पर तीन के तीनों नेता एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, एक एक दूसरे को शुभकामना ईद की शुभकामना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका संदेश समाज में जाता है, जनता में जाता है। जी। लेकिन जो तीनों नेता हैं वो आपस में उनका उनका मेल जोल, उनका सद्भाव जो है उनका बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके का होता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके की बात की जाए, जहाँ पे प्रोफेशनल बात आती है तो वहाँ पे एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए भी दिखाई देते हैं। जी राजेश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये तस्वीर वाकई ये दर्शाता है कि भारत में त्योहारों का महत्व कितना है, भारत में हर एक त्योहार को किस तरीके से एक साथ एकजुट होकर मनाया जाता है। आज इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है। तो एक मंच पर आज अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। इसके साथ ही मंत्री दानिश आजाद और कांग्रेस नेता अजय राय भी आज एक मंच पर बधाई देते हुए नजर आए। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी मायावती ने अब चुनावी स्लोगन बदल दिया है। पिछले चुनाव तक बसपा के पोस्टर्स में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का स्लोगन दिखता था, लेकिन इस बार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय स्लोगन का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में मायावती ने काशीराम के समय का 4 दशक पुराना वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा भी दिया था। तो वहीं मायावती चुनावी प्रचार में भी अब धुआंधार तरीके से उतरने को तैयार है। स्लोगन के साथ ही नारा बदलने के बाद अब मायावती जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। और सूत्रों की माने तो पहले चरण के लिए यूपी में 14 अप्रैल से चुनाव प्रचार वो शुरू करने वाली हैं। अब पहले समझते हैं कि मायावती कब, कहां, कितनी रैलियां करने वाली हैं। तो 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मायावती रैली कर सकती हैं। तो पश्चिमी यूपी की जनता को साधने की कवायद मायावती 14 से करेंगी। वहीं 15 अप्रैल को रामपुर, मुरादाबाद में मायावती की विशाल जनसभा देखने को मिल सकती है। और 15 अप्रैल को भी मायावती जनसभाओं में जुटी रहेंगी, जबकि 15 के बाद सीधा 16 अप्रैल बिजनौर और नगीना में मायावती जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगे। वहीं 21 अप्रैल की बात करें तो मुरादनगर और अमरोहा में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को सिकंदराबाद में भी मायावती की एक विशाल रैली होनी है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुट गए हैं। वहीं 23 अप्रैल को मायावती की रैली होनी है। 23 अप्रैल को भी मेरठ में मायावती की रैली होनी है। तो मेरठ में मायावती की बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और 14 अप्रैल से पश्चिमी यूपी के रण में मायावती एक्टिव हो जाएंगी। 14 से लेकर 23 अप्रैल तक लगातार वो रैलियों के जरिए पश्चिमी यूपी की जनता को साधने की कवायद करेंगी। तो मायावती जहां एक तरफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं आम चुनाव से पहले बसपा को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच बिजनौर के सांसद मलुक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को भेजे इस्तीफे में यह लिखा है कि 39 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हम विधायकी भी नहीं लड़ पाए और सांसदी भी नहीं लड़ पाए। हमारे परिवार की सामाजिक, राजनीतिक हैसियत या देश स्तर पर पहचान वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे जितना लंबा समय के लिए बसपा में रहा हो। अब वो मलुक नागर का पहले हम चिट्ठी अपनी टीम से बोलेंगे कि हमारे दर्शकों तक पहुंचा है, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देते हुए साफ तौर पर कहा है कि 39 साल में ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब वो ना विधायकी लड़ पाए हैं और ना ही वो सांसदी का चुनाव लड़ पाए हैं। बसपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी और इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अभी इस वक्त मलुक नागर बसपा से सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और टिकट नहीं मिलने की वजह से अटकलें हैं कि मलुक नागर ने अपना इस्तीफा बसपा को भेज दिया है।
उतरने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। अटकलें हैं कि 14 अप्रैल से वो सियासी मैदान में उतरेंगी, पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ा झटका बसपा को लगा है, जहां उन्हीं के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है इसके पीछे की? अभिनव। बहुजन समाज पार्टी अब तक चुनाव से दूरी बनाए हुए रखी थी, लेकिन अब जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो बहुत जल्द जो है रैली करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल से बसपा सुप्रीमो मायावती रैली करती हुई नजर आएंगी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर समेत पश्चिमी यूपी के करीब 10 जिलों में जो मायावती हैं वो खुद रैली करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद हो सकते हैं। और आज देखिए बसपा को एक और बड़ा झटका लगा। जो मलूक नागर हैं, बसपा से सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन से जीत के आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो आरएलडी में शामिल हो गए हैं। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी को झटके लगते जा रहे हैं। बसपा एक समय में यूपी में सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक थी, लेकिन अब बसपा लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, अपने नेता खोते जा रही है। और बसपा के जो नेता थे वो सपा में, भाजपा में और अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए ये एक चुनौती की बात है। और मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मायावती पूरी कोशिश कर रही हैं। आकाश आनंद ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में मलूक नागर का जाना बसपा के लिए कितना बड़ा झटका है? क्योंकि पिछले करीब 35 साल से अधिक समय से वो बसपा से जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि मलूक नागर जो है वो सांसद भी थे, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव जीत के आए थे। तो ऐसे में एक इतने बड़े नेता का पार्टी छोड़ के जाना कहीं ना कहीं पार्टी को काफी नुकसान करता है। और वो जाके पश्चिमी यूपी की पार्टी आरएलडी में शामिल हो गए हैं। अब आरएलडी उनको किस प्रकार से तवज्जो देती, क्या टिकट देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल तो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो पश्चिमी यूपी में चुनाव करने जा रही है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आएंगी और अपने बसपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन की मांग करेगी। क्योंकि बिल्कुल देखिए अभिनव, एक लंबे इंतजार के बाद ये यूं कहे कि दशकों बाद मायावती ने चुनावी स्लोगन और नारा भी बदल लिया है। अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात मायावती करती हुई नजर आने वाली है और साथ ही साथ उनके स्लोगन में भी अब ये नया नारा दिखने वाला है। क्या नारे के जरिए संदेश देने की कोशिश है मायावती की? बिल्कुल, देखिए बसपा पहले लगातार ये नारा देती थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन अब बसपा ने अपना वो नारा बदल दिया है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ रही। बहुजन में जो दलित वर्ग है और इन सभी तमाम वर्गों को साथ कर मायावती अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कहीं ना कहीं बहुजन वर्ग को साथ लेने में, दलित वर्ग को जो मायावती का परंपरागत वोट बैंक सदैव माना जाता रहा है, उस वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए कवायद की जा रही है। इस स्लोगन के पीछे का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी ने जो बहुजन समाज है उसको अपने साथ मायावती जोड़ सके। क्योंकि बहुजन समाज जो है वो हमेशा से बसपा से जुड़ा रहा था और लगातार जो बहुजन समाज है वो कम होता जा रहा था बसपा में, अगर बात करें पिछले कई लोकसभा चुनावों में। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती उसी समाज को अपने साथ परंपरागत वोट बैंक के तौर पे जोड़ना चाह रही है। और देखने वाली बात है कि उनका ये नारा, उनका ये स्लोगन कितना कामयाब होता है। क्योंकि अगर ये बहुजन समाज जो है अगर मायावती के पास जाता है तो ऐसे में लगभग सभी सीटों पे तिकोड़ी मुकाबला हो जाएगा। और ये समाज भाजपा में नहीं गया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी काफी मुश्किल होगी। क्योंकि यही वो वोटर है जो राशन पाता है और जाके कमल में वोट दे देता है। और यही जो हाथी सिंबल है, हाथी बहुजन समाज पार्टी का, उसको बिल्कुल देखिए अभिनव, 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, तब कम से कम बसपा को 10 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार भाजपा अलग है, कांग्रेस सपा एक साथ है, एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो तकरीबन पश्चिमी यूपी की कितनी सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला सीधे सीधे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए सहारनपुर सीट की बात करें, मेरठ की बात करें, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से मेरठ सीट से बसपा हार गई थी। बिजनौर से बसपा जीत के बसपा सांसद आज देखिए मलूक नागर जाके आरएलडी में शामिल हो गए। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सपा और कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। और पश्चिमी यूपी में अगर बात करें, कैराना सीट है, सहारनपुर सीट है, मुरादाबाद, रामपुर, लेकिन बसपा जरूर यहाँ पे गेम चेंजर के रूप में होगी। क्योंकि अगर बसपा भाजपा का वोट काटती है तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक वीडियो सुल्तानपुर से सामने आया और ये वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद लगातार चर्चा में हैं।
वो खुलेआम नोटों की गड्डियां थमाते हुए नजर आए। इसौली विधायक ताहिर खान को वो नोटों की गड्डियां दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ताहिर खान ने ये देखा कि वीडियो चल रहा है तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। अब सोशल मीडिया पर गड्डी थमाते ये वीडियो लगातार सामने आ रहा है और अब इस मामले पर धुआंधार तरीके से सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम नोटों की गड्डियां वो विधायक ताहिर खान को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ताहिर खान का ध्यान गया कि मीडिया उनके सामने खड़ी हुई है, मीडिया पल पल के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रही है, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पैसे जिस तरीके से उनको मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पैसे दे रहे थे, उन्होंने पैसे को हाथ से दरकिनार किया और कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विवादों के घेरे में है और अब इन पर जो तमाम दल हैं वो भी शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। तो प्रचार में नोटों की गड्डियां चल रही हैं, जिसका वीडियो सुल्तानपुर से आया। ये सपा प्रत्याशी भीम निषाद हैं, जो मौजूदा विधायक ताहिर खान को पैसों की गड्डियां थमाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है कि किस वजह से वो ये पैसे थमा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो पैसे देते हुए प्रचार के दौरान नजर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक अटकलें ये लग रही है कि ये नोटों की गड्डियां लोगों के बीच में बंटनी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या एक्शन लेता है, या जो तमाम विपक्षी दल है क्या वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का रुख करते हैं, और ये पैसे आखिर वो क्यों दे रहे थे, इसका स्पष्टीकरण वो कब तक देंगे, ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद विवादों में घिरते हुए इस वीडियो की वजह से नजर आ रहे हैं। तो भीम निषाद का ये वीडियो सामने आया है, जहां चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, जोर शोर से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता के बीच पहुंचने के साथ ही वो नोटों की गड्डी देते हुए नजर आए। मौजूदा विधायक ताहिर खान को एक कार्यक्रम के दौरान वो मौजूद थे। इस दौरान ये वही वीडियो है जो लगातार सुर्खियों में है, और जैसे ही विधायक ने देखा कि मीडिया मौजूद है, कैमरे चल रहे हैं, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं कि क्या इन्होंने कैंपेनिंग के नाम पर, प्रचार के नाम पर, वोट मांगने के नाम पर क्या पैसे दिए हैं। फिलहाल आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि किसी को भी खुलेआम नोट नहीं बांटे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद जो नोट है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। ज़बानी वार एक तरफ हो रहा है, जनता को लुभाने के लिए जहां एक तरफ तमाम जो दल हैं वो अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, तो वही एक तबका ये भी है नेताओं का जो पैसों के जरिए जनता को साधने की कवायद कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, प्रचार में नोटों की गड्डियां चली हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये जो नोट देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी या क्या ऐसी बात हो गई कि उन्हें प्रचार के दौरान ये नोटों की गड्डियां देनी पड़ी मौजूदा विधायक को? जी बिल्कुल, आपको बता दें। जी आशुतोष। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह ये चुनावी माहौल में सपा पार्टी का जिस तरह ये वायरल वीडियो जो सामने आ रहा है, वाकई ये हिला देने वाली बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही तो है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन क्या गया है? क्या इनके खिलाफ अभी तक विपक्षी दलों के तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है? क्या इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया है? क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। जिस तरह जो है आचार संहिता का एक उल्लंघन करना और जिस तरह उनका नियम को तोड़ना, ये वाकई बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वायरल वीडियो का जांच का विषय है, इस पर जांच होना बहुत ही जरूरी है।
आशुतोष, क्या जब ये नोटों की गड्डियां थमाते हुए नजर आ रहे थे तो अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्या स्पष्टीकरण दिया गया है इनकी तरफ से? क्या आखिर ये खुलेआम मीडिया के सामने नोटों की गड्डी क्यों थमाते हुए विधायक को नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह ये सपा के जो विधायक इसमें मौजूदा के हालात के जो चुनाव कैंडिडेट यहाँ के उतरे हुए हैं, प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, ये बता रहे हैं ये हमको जनता ने दिया है, जनता आखिर क्यों देगा, किस बात के लिए देगा, कहाँ देगा, क्यों करेगा, ये जनता के ऊपर जो है डालना है, जनता हमको दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जांच का विषय है और जांच के विषय के दौरान जो है इस पर जो भी हो वो कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह आचार संहिता का जो भी चुनाव आयोग का जो भी निर्णय और जो एक नियम जो आया था उस नियम के पालन के अनुसार जो है इन लोग को वर्किंग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह जो है ये वायरल वीडियो जो सामने नजर आ रहा है वाकई बहुत ही बड़ी वाली बात है और वायरल वीडियो धन्यवाद हिला देने वाली आशुतोष इस बात है। खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। भाजपा के दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान पर बड़ा पलटवार किया। संगीत सोम ने कहा, मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडों को सहारा नहीं देता, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, गुंडे पालेंगे, वो 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे, वो लोगों को गाली देंगे, वो लोगों से गुंडागर्दी करेंगे, 19 अप्रैल के बाद सबको देखने की बात करेंगे। वही संगीत सोम ने कहा, संजीव बालियान का लेवल मुझसे बात करने तक का नहीं है, मैं संजीव बालियान का नहीं भाजपा का प्रचार कर रहा हूं। एक बार उनका बयान सुनते हैं जिसको लेकर एक बार फिर से पश्चिमी यूपी की सियासत गर्मा गई है। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता। बीजेपी किससे नाराजगी है? संजीव बालियान से। स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता। बीजेपी किससे नाराजगी है? संजीव बालियान से। स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। उसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच तकरार खटपट देखने को मिली, क्योंकि दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। और इन दोनों ही नेताओं की नाराजगी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। दोनों एक मंच पर आते हैं, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही दोनों नेता अलग अलग होते हैं, इन दोनों के बीच की बयानबाजियां शुरू हो जाती है। अनुराग इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश तो बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिमी यूपी के जो दो कद्दावर नेता एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी लंबे समय से कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी परेशानी है बीजेपी के लिए? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिमी यूपी में, खासतौर पे पिछली बार 2019 में हमने देखा किस तरीके से 22 सीटें आती हैं पश्चिमी यूपी में, उसमें से सिर्फ बीजेपी 19 जीत पाई और 8 जो है सपा बसपा गठबंधन ले गई। यही कुछ अदावतें हैं जिसको लेकर के तमाम बातें वहां पर फैली हुई हैं। जिस तरह से एक जनसभा में सीएम योगी ने भी प्रयास किया कि जिस तरह संगीत सोम को या फिर संजीव बालियान को एक मंच पर लाया जा सके, दोनों के बीच की जो अदावतें हैं खत्म की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। जहाँ पर संगीत सोम के ये मंच सजा था वो सरदना इलाका है और वहाँ से वो एक एमएलए रहे हैं, तो उनके समर्थक संजीव बालियान के लिए तमाम नारेबाजी करने लगे और जिस तरह से संगीत सोम के लिए जिंदाबाद के नारे लगने लगे, तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर बुरी तरह फंस गई है। क्योंकि मुजफ्फरनगर से जिस तरह से संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया गया है और वो जाट बिरादरी से आते हैं और जो संगीत सोम है वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो ठाकुर और जो त्यागी सैनी जो वोट बैंक है उस पर खास पकड़ रखते हैं संगीत सोम। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जिस तरह से ठाकुर बिरादरी के जो नेता है उनको कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में दरकिनार कर दिया गया है। चाहे संगीत सोम की बात की जाए, चाहे सुरेश राणा की बात की जाए, चाहे चंद्रकांत की बात की जाए, किसी को बागपत का चार्ज दे दिया, किसी को बरेली का चार्ज दे दिया। मतलब जो क्षेत्रीय इलाके में जिनकी पकड़ थी उनको वहां से दूर कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी भी एक साफ छवि चाहती है जिसको लेकर के वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपसी अदावतें जो है कहीं वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। जिस तरीके से ठाकुर बहुल जो क्षेत्र है वहां अगर वोट बैंक कटा तो संजीव बालियान का जीतना मुश्किल हो सकता है और विपक्षी पार्टियां उसका फायदा उठा सकती हैं। इस तरह की अनुराग, अभी तक तो लगातार जो बीजेपी और जो एनडीए है वो लगातार इंडिया अलायंस पर हमलावर था। क्या अब इंडिया अलायंस में जो खटपट है वो खुल के सामने आने लगी है? लेकिन जिस तरीके से हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद लगातार कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी और अब बीजेपी के जो दो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या अब एनडीए में जो खटपट चल रही है वो भी खुल के सामने आ रही है, ये माना जाए? बिल्कुल, जिस तरह से अब देखिए क्षेत्रीय इलाके में जो नेता होते हैं वो अपने लिए
सालों साल प्रयास करते रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कहीं ना कहीं जो आला कमान है उनको टिकट दे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसको लेकर के। लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं पार्टी का जो फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है, किसी को भी टिकट दे सकती है, ये आला कमान तय करता है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी जो अपनी पकड़ बनाते हैं, क्षेत्रीय नेता लगे रहते हैं, तो उनके समर्थक कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को लेकर के खासा नाराज नजर आते हैं। संगीत सोम भी जिस तरह से बात करते हैं, संजीव बालियान के पक्ष में वोट ट्रांसफर कराने की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, संजीव बालियान से उनका वो लेना देना नहीं है, और तमाम इस तरह की बातें गिनाते हैं कि विकास कार्य जो है बीजेपी कर रही है। मतलब ये साफ तौर पे है कि जिस तरह से बालियान का विरोध चल रहा है, तो एक तरह से वो सीट जीतना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, और दूसरी तरफ जिस तरह से इंडी गठबंधन लगा हुआ है, तो उसका जो कैंडिडेट होगा कहीं ना कहीं उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और जिस तरह से जो ठाकुर बिरादरी है, जिस तरह से खफा है, क्योंकि ये जो समीकरण है खासतौर से पश्चिमी यूपी में साधना काफी टफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। धन्यवाद अनुराग, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।